एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का इतिहास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बारे में देख चुके थे और समझ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 3 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर 3 में क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास क्रमबद्ध पढ़ने से ही अच्छी तरह से समझ में आता है। इतिहास का क्रम है ये चैप्टर 1 में कुछ है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 1 जब तक नहीं समझेंगे चैप्टर 2 नहीं समझ आएगा। और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 मतलब क्रम से हिस्ट्री का क्रम होता है, तो इसमें क्रम भी है, तो इसलिए आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यह वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है जिसका नाम है आरंभिक नगर। मतलब शुरू में जो नगर हुआ करते थे वह कैसा हुआ करते थे और किस तरह से लोग नगर में बसा करते थे, ये सब प्रक्रिया। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे कि आरंभिक मानव जो है वह पशुपालन करना सीख गया था और खेती भी करने लग गए थे। तो चैप्टर 3 है कि आरंभिक नगर क्या था। तो देखिए इसमें पढ़ेंगे पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना या बचाना। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना या बचाना। तो पुराने भवन यानी प्राचीन समय में जो इमारतें थे, भवनें थे, घर और थे, वो सभी का संरक्षण करना, इस तरह से बात कही जा रही है। तो देखिए आगे देखेंगे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जो जसपाल और हरप्रीत नाम के जो दो लड़के हैं वे अपने घर के पास गली में ही क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर के घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चों भूथा घर कहा करते थे। जैसे बहुत आरंभिक समय का कुछ मकान था, तो उस खंडर को लोग क्या तारीफ कर रहे थे और जो बच्चे थे, गली के बच्चे थे, उसे भूथा घर कहा करते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला देखो। वास्तुकला क्या होता है? वास्तुकला होता है किसी चीज़ का मतलब नियम कानून से घर का बनाना या घर का कुछ जो नींव रखा जाता है वास्तुकला के हिसाब से, किधर दरवाज़ा किधर खिड़की, ये सभी वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। तो उसने कहा कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो, मतलब इसकी जो संरचनाएं हैं उसकी देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। एक महिला ने कहा क्या आपने कभी ऐसा इतना सुंदर कहीं पर नक्शा देखा है? हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। जो पहले की इमारतें हैं, जो खंडर थी, वह उसको क्या बोला जा रहा है कि उसको हम लोग मंत्री जी से अपने पत्र लिखेंगे और पत्र के माध्यम से कहेंगे कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कीजिए, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इसे देख सके, समझ सके। क्योंकि प्राचीन चीज़ों को शुरू से ही महत्व दिया जा रहा है, शुरू से ही प्राचीन चीज़ों से लगाव है, इस तरह की बात है। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे। जो जसपाल और हरप्रीत थे, जो बच्चे थे, वह सोचने लगे कि इस पुराने खंडर में लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो क्यों लगाव हो सकता है? क्योंकि वह प्राचीनतम था और प्राचीन के चीज़ों से मनुष्य को ज़्यादा लगाव होता है कि पहले के लोग कैसे थे, क्या थे। ऐसे भी आजकल आज भी अभी भी क्या होता है कि किसी दूसरे के जिंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, किसी अन्य के व्यक्ति के बारे में जानने के बहुत ही उत्सुक होते हैं। उसी तरह से जो आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे, किस तरह के घर रहा करता था, यह सब जानने के लिए उसको संरक्षित करने का बात कहा जा रहा है। तो हरप्रीत और जो जसप्रीत थे वह यह सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इस चीज़ में। हड़प्पा की कहानी, जो हड़प्पा है उसकी कहानी शुरुआत होती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो पुरानी इमारतें होती है वह अपनी कहानी कुछ ना कुछ अपनी राज बताती है, कहानी बताती है। लगभग
आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। पुरा स्थल किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले, औजार ये सब ये जो मिलता था उस स्थान को पुरा स्थल कहते थे। तो हड़प्पा पुरा स्थल मिला था कब? जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। रेलवे की लाइनें जब पंजाब में बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा का पुरा स्थल मिला। मतलब हड़प्पा से कुछ औजार ये सब मिले, हड़प्पा का कुछ साक्ष्य मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी कहाँ पे है? आधुनिक में पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने क्या सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो हड़प्पा का ये था, तो उससे क्या हुआ कि रेलवे लाइन जब बन रहा था तो उस पुरानी इमारत के ईंटों को उखाड़ कर लोगों ने लाइनों में, जो रेलवे लाइन के ट्रैक बन रहे थे उसमें बिछा दी। इससे कई इमारतें, पुराने ज़माने के कई इमारतें क्या हो गई? नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता लग चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो वह हड़प्पा का खंडर था, हड़प्पा का जो खंडर था, उससे जब पुरातात्विक विद्वान लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसको जाना, तो पता चला कि वह उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहरों में से एक था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। तो यह नोट करने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले खोज किस स्थल की हुई थी? तो हड़प्पा पुरा स्थल की सबसे पहले खोज हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो पुरा स्थल मिला, उससे उसका सबसे पहले नाम दिया गया है, मतलब सबसे पहले उसका पता लगाया। तो उसके बाद जितने भी इमारतें मिले, पहले ज़माने के आरंभिक लोगों की इमारतें जितने भी मिले, उस सभी को हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया गया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न टाइप से पूछा जा रहा है कि पुराने इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि पुराने वस्तु को सुरक्षित रखेंगे तभी तो आगे का जो पीढ़ी है, हम लोगों का आने वाला जो पीढ़ी है, वह समझ पाएगा कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, किस तरह से क्या करते थे। तो बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? मतलब जो ये नगर हुआ करते थे, इनके क्या विशेषता हुआ करती थी? पहले जो आरंभिक नगर हुआ करते थे उसकी क्या विशेषता होती थी? मतलब क्या खास बात होती थी उन लोगों के नगरों में? तो इन नगरों में, एक मिनट, इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों को दो या दो से कई, मतलब दो या दो से बहुत ही अधिक हिस्सों में उसको विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम भाग था नगरों का, वह छोटा था, लेकिन वह क्या था? उच्च स्थान पर था, ऊंचाई पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। जो नगर थे, जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की नगरें जो थी, वह पश्चिम भाग में छोटा था लेकिन वह ऊंचाई पर हुआ करता था, और पूर्वी भाग जो था वह बड़ा था लेकिन इसकी निचले इलाके में हुआ करती थी। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचे भाग के नगर थे उसे नगर दुर्ग कहा गया, और जो निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। जो आरंभिक नगर हुआ करते थे, वह उच्च स्थान पर जो हुआ करते थे उसे नगर दुर्ग कहा गया, और नीच स्तर पर जो नगरें बसा करती थी उसे निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां होती थी, जो दीवारें होते थे, वह पक्की ईंट के ही बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही।
इमारतें के ईंटें इतनी पक्की हुई थी और इतने मजबूत थी कि कई लाख वर्षों के बाद भी वह दीवार खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। पहले के जो आरंभिक लोग थे वह ईंटों की चिनाई इतना अच्छा तरीका से करते थे, मतलब बहुत ही मजबूती के साथ दीवार खड़ा रहता था और बहुत ही लंबे समय तक चला करता था। ये कुछ मानचित्र दिए गए हैं जिसमें कुछ इसको यहाँ पे है, इसमें नदियाँ कुछ दिए हुए हैं। नदियाँ यहाँ पे जो है झेलम नदी यहाँ पे है, चुनबुनरावी नदी, हड़प्पा यहाँ पे है। हड़प्पा यहाँ के बात हम लोग के अभी चल रहा है। फिर कुछ नदियाँ के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। ये आधुनिक नगर जो आधुनिक ये नगर आधुनिक पाकिस्तान में सिंधु प्रांत, भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों से मिले। इन सभी में पुरातात्विक को अनेक वस्तुएं मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें क्या कौन कौन राज्य बसे हुए थे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इस तरह के राज्य पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य भी शामिल थे, जिससे वहाँ के मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिस पर काले रंग का चित्र बनाया हुआ था, और पत्थर के बाट मिले। बाट का मतलब होता है तराजू के लिए हम लोग आजकल किलो 2 किलो ये सब जो यूज करते हैं उसी को बाट बोला जाता है, बाट या बट्टा बोला जाता है। मुहरे मिले, मनके मिले, तांबे के उपकरण, पत्थर, लंबे ब्लेड आदि ये सभी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिला, हड़प्पा पुरास्थल के अंतर्गत मिला था। कुछ नगरों के नरगढ़ दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में से खास तालाब बनाया गया था। जो मोहनजोदाड़ो था उसको खास तालाब बनाया गया था, जो मोहनजोदाड़ो पर एक फिल्म भी हाँ इस मोहनजोदाड़ो पर फिल्म भी बनाया गया है ऋतिक रोशन का, जो कि इसी सभ्यता के आधारित है। तो आप वो फिल्म देखे ही होंगे जो मोहनजोदाड़ो का है, जिसमें एक्टर का रोल ऋतिक रोशन जी ने किया है और हीरोइन कौन है याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो का एक फिल्म बनाया गया है, वो इसी चीज़ पे बनाया गया था, जिसे पुरातात्विक महान स्नानघर कहा है। जिसे पुरातात्विक जो पहले के लोग थे उसे क्या कहा? स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो मोहनजोदाड़ो का तालाब था उसे बनाने के लिए क्या किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके रिसाव रोकने के लिए, मतलब पानी इस पार से उस पार ना जाए, इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जो मोहनजोदाड़ो का तालाब था उसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और थोलल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। जो कालीबंगा और थोलल है ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये सभी याद करने योग्य बातें हैं। यूपीएससी, IAS, PCS ये सभी चीज़ में ये सब काम आएंगे। तो कालीबंगा और थोलल जैसे अन्य नगरों में क्या मिला था? अग्निकुंड मिला था। अग्निकुंड का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब इससे क्या पता चलता है? अग्निकुंड जहाँ मिला तो संभवतः है कि वहाँ पे क्या किए गए होंगे? यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े से बड़े भंडार गृह भी मिले थे। सबसे ज़्यादा भंडार गृह कहाँ मिले थे? मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे नगरों में मिला था। भंडार गृह का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ये जो है यही है मोहनजोदाड़ो का तालाब। इसमें इस तरफ से एक सीढ़ी बनाया गया है, इस तरफ से सीढ़ी बनाया गया है उतरने के लिए, और चारों तरफ से मकान बनाए जाते थे। इस तरह से होता था। चलिए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें।
भवन, नाले और सड़कें। इस नगरों के घर आमतौर पर 1-2 मंजिले होते थे। इस नगर के जो इन नगरों के घर जो होते थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो आरंभिक लोगों थे जो नगर बसा करते थे उन नगरों में जो घर हुआ करते थे या तो 1 मंजिला हुआ करती थी या 2 मंजिला हुआ करती थे और घर के आंगन के चारों तरफ से कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों को एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में, यह देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ईंटों की चिनाई इस तस्वीर के माध्यम से किया जाता था। ये देख पा रहे होंगे कि ईंटों की चिनाई किस तरह से किया जाता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में क्या हुआ था, ढके हुए नाले थे, नाली थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों के जो पहले के नाली हुआ करते थे वह ढलान टाइप से बनाई जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इस तरह से ढलान टाइप से बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से निकल सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नालियाँ होती थी उनको सड़कों की नालियों द्वारा जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों के से जाकर मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे जिनके जरिए इन्हें देखभाल करना और सफाई की जा सके। जो नाले होते थे घर के नाले उसे रोड के नाले से जोड़ दिया जाता था और जाके बड़े नालों में बस बाद में जाके मिल जाती थी और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मेन हॉल छोड़ा जाता था जिसके द्वारा उसके अंदर जाया जा सके, देखभाल किया जा सके, साफ सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जो घर का निर्माण और नाले और सड़कों का निर्माण योजना के अनुसार एक साथ ही एक तरीके से ही किया जा सकता था। यहाँ पर विपरीत घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? तो पहले के जो पीछे के पाठ में हम लोग पढ़े थे वहाँ के घर क्या होते थे, वहाँ के घर में 4 कमरे होते थे और आयताकार होती थी। पिछले पाठ में जो हम लोग घर देखे थे वहाँ पे क्या था कि आयताकार होती थी और 4 कमरे होते थे। यहाँ पे क्या है कि घर या तो 1 मंजिला होता है या 2 मंजिला और उसके साथ साथ नली नाले भी होते हैं और स्नान घर या इत्यादि होते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। उसमें केवल 4 कमरे हुआ करते थे, आयत का घर हुआ करता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल कर रहा करती होगी। जो हड़प्पा के नगर थे उसमें बड़ा हलचल रहा करता था। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ पे ऐसे लोग निवास करते थे जो खास योजना में इमारतों को बनाने के लिए खास योजना बनाया करते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। वह जो योजना बनाते थे वह संभवतः यहाँ के शासक थे, मतलब राजा हुआ करते थे। यह भी संभव है कि इस शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। जो शासक होते थे वो लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य चीज़ें जैसे धातु, पत्थर इत्यादि ये सब चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपि का मतलब होता है जो प्राचीन समय में पहले के लोग जो कुछ लेख लिखे हैं उसे लिपि कहा जाता है। तो उस समय मुहर के माध्यम से लिपि भी लिखी जाती थी, लेकिन शायद इन चीज़ों को लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा
नगर शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। नगर में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, मतलब मूर्ति वगैरह बनाने वाले शिल्पकार वगैरह भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। जो लोग रहा करते थे वो लंबी यात्रा भी किया करते थे और जहाँ तहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाया करते थे। और साथ ही साथ सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। साथ ही साथ क्या मिले कि कुछ मिट्टी के खिलौने मिले जिनसे वो उस समय के आरंभिक मानव के जो जीवन काल यह था, उस समय के बच्चे इन्हीं चीज़ों से खेला करते थे। नगर में रहने वालों लोगों के एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? बोला जा रहा है, कल्पना करना है कि जो आप आप अभी किस फिलहाल नगर में रहते हैं उसकी सूची बनाइए। और क्या आप पता लगा सकते हैं कि कुछ आपके जैसे मेहरगढ़ में रहने जैसे लोग आपके नगर में है क्या? इस तरह की बातें बोला जा रहा है। ये जो है मोहनजोदाड़ो की एक सड़क है और इसमें बना एक बड़ा नाला है और नाला के बगल में ही ऊपर यहाँ पे जो है यह कुआं है। आगे देखते हैं। ये जो ऊपर में बात किया गया था मुहर का, यह मुहर है जिसे यह मुहर है और यह खिलौने हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। यह मिट्टी के कुछ बने खिलौने हैं, इसको देखते हैं। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। यह जो मुहर दिखाया गया है इसके ऊपर जो चिन्ह है वह खास लिपि में है, खास लिपि द्वारा लिखा गया हुआ है। मतलब उसको समझ पाना। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन या प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की पूरी कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। जो यह लिपि में लिखा गया था, खास लिपि लिखा गया था, उसे पढ़ पाना अभी तक असंभव हुआ। दाईं ओर पक्के मिट्टी के खिलौने। ये जो खिलौने हैं जो मिट्टी के बनाए गए हैं और पके हुए थे जिससे बच्चे खिला करते थे। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्पकार। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक कुछ चीज़ें वहाँ मिली हैं जिन उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं बनाई गई थी। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे इस तरह के सोने जैसे धातुओं से बनाई गई थी जो कि कहाँ पे मिले थे? पुरातात्विक कुछ चीज़ें वहाँ से मिली। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मनके बाट और फलक है। मनके बाट मतलब ये जो फलक है, बाट है, ये तराजू के लिए जो आजकल हम लोग यूज करते हैं किलो, वे इस सब बाट के माध्यम से पत्थर का वर्गाकार बनाया करते थे। ये जो है पत्थर का बाट है। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, कितने अच्छे तरह से पूरा सेम साइज मतलब वर्गाकार घनाकार फलक के द्वारा बनाया गया है। इन चार पत्थर से बनाया गया, इससे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यह जो बनाया गया इसे बहुमूल्य जो चीज़ें होती हैं उनको तौलने के लिए बनाया गया होगा। और इस तरह के कुछ ये जो चित्र है बनाए गए, मध्य में मनके बनाए गए। इसमें से कई कार्निल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए। इसके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। इस तरह से बनाए गए जिसमें बीच में छेद कर दिया जाता था जिसे काट कर माला बनाया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारण फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। यह जो है कढ़ाईदार वस्त्र महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर की मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थे। यह सभी चीज़ कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरें बनाते थे। इसे आयताकार मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर बनाए गए थे उसमें आयताकार जानवरों के चित्र मिला पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन लोग जो
हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह काले मिट्टी से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? अध्याय 2 में तुमने देखा कि जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वह तब भी धातु का उपयोग होता था? तो उसमें धातु का उपयोग नहीं होता था। वहाँ पे तो केवल क्या हुआ था कि अध्याय 2 में क्या हुआ था कि लोग अनाज उगाना शुरू कर दिए थे और जान चुके थे नए जलवायु के बारे में और किस तरह से कहाँ पे किस तरह से फसल होती है, यह सभी चीज़ें उसमें हुआ था। क्या वे पत्थर बाट बनते थे? जो पीछे में थे वह पत्थर क्या थे? केवल उसमें पत्थर जो बनाए जाते थे वह यूज के लिए बनाए जाते थे, या तो जानवरों के खाल वोल करने के लिए और वस्त्र बुनने के लिए, कुछ सिलाई करने के लिए उसमें पत्थर का यूज किया जाता था। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यह नोट करने योग्य बात है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती हुआ करती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में सबसे पहले कपड़े का टुकड़ा मिला था और चांदी के और तांबे के वस्तुओं से चिपकाए हुए मिले थे। ये सभी कहाँ पे मिले थे? मोहनजोदाड़ो। पक्की मिट्टी तथा फेनन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। जो यह पक्की मिट्टी से बनी तकलियाँ है वह सूत कताई की देती है। यह जो तस्वीर है यह देख पा रहे होंगे आप। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। जो यह सब थे वह सारी चीज़ें विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। वह विशेषज्ञ उसे कहते थे जो जो किसी चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता था और पत्थर उत्थल तराशता था, मतलब किसी चीज़ को खास तरीके से वह देखा करता था। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यह जो ऊपर चित्र दिखाया गया है यह जो बनाया गया है यह विशेषज्ञ मूर्तिकार द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष रहे होंगे। मतलब ये तो पता नहीं है कि क्या केवल महिला थे या पुरुष, लेकिन अंदाज़ा लगा जा रहा है कि महिला और पुरुष दोनों में से दोनों ही होंगे। यह जो देख रहे हैं यह शंख है, पत्थर का शंख। पत्थर का शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। जो पत्थर का शंख है वह प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। उसे बनाया नहीं जाता था। अब देखिए आगे देखते हैं। लेकिन फिर उसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्पीट के पत्थर में चून को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। जो शंख हुआ करते थे वह प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा कलाकारी कर कर उसका रंग वगैरह और उसके ऊपर कुछ चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चा माल किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट प्राप्त होता है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जो धातु के अयस्क जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं उन्हें कच्चे माल कहा जाता है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मतलब जब प्रारंभिक के अवस्था में कोई चीज़ को हम लोग प्राप्त करते हैं उसे कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद उसे रिसाइकिल या रिड्यूस करके कुछ बनाया जाता है तो उसको कच्चा माल नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं।
मिसाल के तौर पर मतलब उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा जो कपास की खेती किया जाता था उसको कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थर वह दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलने जाने वाली धातु टिन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने तथा आयात मूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, मतलब उन लोग क्या था कि वो इन सब चीज़ों का क्या करते थे, आयात किया करते थे, कहीं से मंगवाया करते थे। आयात निर्यात का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना और लाना। नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन, तो भोजन देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जानवर पालना और अनाज उगाना मनुष्य चैप्टर 2 में ही सीख गया था। तो कुछ लोग नगर में भी रहा करते थे और कुछ लोग गांव में भी। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाया करते थे। ये सभी हड़प्पा के लोग उगाया करते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। तो ये सभी का जो खेती शुरू हुआ था, तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती कहाँ पर हुआ था, तब मेहरगढ़ पाकिस्तान में हुआ था। और ये सभी लोग किया करते थे इस चैप्टर में भी। अब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इस तरह से कुछ सुविधाएं बनाई गई थी। लकड़ी के माध्यम से पहिए की भी खोज कर सके थे। यह बच्चों का खिलौना जो है हल का काम किया करता था। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हम ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। जमीन की जुताई के लिए प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल का प्रयोग एक क्या थी, नई बात थी। हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। जो पहले के लोग थे जो हल बनाए थे लकड़ी के बनाए थे, जो कि नहीं बच पाए, लेकिन वह प्राचीन समय में उससे खेती किया करते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती होगी। जो पहले के लोग थे वह पानी को क्या किया होगा, संचय किया होगा, मतलब जमा करना शुरू किया होगा, संरक्षण किया होगा। संचय करना यानी संयोजना या जमा करना, तो संचय करके उसके अपने ज़रूरत के अनुसार सिंचाई की होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां भी पालते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वह गाय, बैल, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी तलाश दूर दूर तक ले जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ये सभी चैप्टर 2 में भी हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे भी हो रहा है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्चे इलाके में खादिर वेद के किन्नर धौरीवाल नगर बसा था। जो कंच के इलाके जो था खादिर वेद के किनारे धौरीवाला धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ की ज़मीन जो थी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं
धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी पर जड़ा गया था। यह अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा का लेखन मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। गुजरात के खंबाल की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी किनारे के बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जो यह नगर बचा हुआ था ऐसे स्थान पर जहां पे कच्चा माल और आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पत्थर शंखों की धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह जो था शंख और पत्थरों का बनाए गए धातुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इस नगर में एक भंडारण गृह भी था। इस भंडारण गृह के मुहारे और मुखादरण का मुरबली गली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पे उनकी छाप भी मिली है इस तरह से। यह जो है यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जिसे संचय किया होगा लोग ने और इसके अपने ज़रूरत के अनुसार सिंचाई की होगी। मुद्रा या मुहर। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंद। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जो मुहर था या मुद्रा था उसका प्रयोग सामान को तौलने या पहचानने के लिए उसमें लगाया जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहरबंदी कहा जाता था मुहर को छाप को। कैसे पता चलेगा कि यह कहाँ का अति है या कुछ भी सामग्री। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर मुहर टूटी हुई नहीं होती थी तो उससे पता चल जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं होता था। पहले आयात इस तरह से किया जाता था मुहरों के माध्यम से। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लगभग आज से 3900 पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जो जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि यह सभी क्यों होने लगा जो इतना नगर बसा कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। मतलब इस तरह से कल्पना की जा रहा है लेकिन साक्ष्य और प्रमाण नहीं है कि किस तरह से वह नगरें समाप्त हो गया था। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधा और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में कई नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे।
अन्यत्र अपने एटलस में मित्र ढूंढो। नीला नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नीला जो है चित्र में, उसके छोड़कर बाकी जो भी भाग है वह सभी क्या है, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिनसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड क्या है, जिसमें लोग दूर दूर से लोगों को मंगवाए, कुछ दूर दराज तक लोगों को भेजे और उनसे ये सभी चीज़ें इकट्ठा किए। इसी प्रक्रिया को पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। यह जो पिरामिड है, यह है पिरामिड। इसमें लोगों के मरने के बाद राजाओं के शव को इसमें डालकर रखा जाता था। राजाओं के मरने के उसके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को यानी लाशों को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। मतलब शव के साथ साथ वह सभी चीज़ें शामिल की जाती थी जो जिंदा रहने पर वो लोग किया करते थे। जैसे पेय मतलब खाने वाला चीज़, वस्त्र, गहने, वर्तमान समय, हथियार आदि सब भी शामिल किया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। शव के साथ उनके सेवा करने वाले जो सेवक सेविकाएं होते थे उनको भी दफना दिया जाता है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? तो ऐसा नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत मरने के बाद नहीं पड़ी होगी, लेकिन उस समय क्या कर सकते हैं, उन लोग का इस तरह से मेंटलिटी बना हुआ था तो वे लोग दिया करते थे। इसमें उपयुक्त सब आया है: नगर, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, बेशकत। ये हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इसके पूरे चैप्टर होने के बाद हम PDF शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। IAS, PCS, बाकी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।